ज़्यादातर हिंदुस्तानी भाई बहनों को लगता है कि हिंदुस्तान को एक ग्लोबल पावर बनाने के पीछे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का हाथ है, जो कि सच है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। हेलो एंड वेलकम टू देसी इन अमेरिका। मेरा नाम है राजू श्रेष्ठ और मैं ह्यूस्टन टेक्सास यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से प्रेजेंट कर रहा हूँ। नो डाउट मोदी जी ने हिंदुस्तान को ग्लोबल स्टेज में बहुत ही अच्छे से प्रोजेक्ट किया है, लेकिन अगर मोदी जी से ज़्यादा और किसी ने वर्ल्ड स्टेज पे हिंदुस्तान की पहचान दिलाने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है तो वो है हमारे फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर। आप अगर डॉक्टर एस जयशंकर जी को एक पॉलिटिकल लीडर समझते हैं तो जरा रुकिए। वो एक डिप्लोमेट है जिसे फॉरेन मिनिस्ट्री का पोस्ट उनकी एक्सट्रीम काबिलियत के दम पर दिया गया था। बीजेपी और मोदी जी को भी इसका सारा क्रेडिट जाता है, जिन्होंने एक नॉन पॉलिटिकल डिप्लोमेट को देश का इतना इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो दिया। और डॉक्टर एस जयशंकर जी ने भी कभी न सरकार को न कभी देशवासियों को डिसअपॉइंट किया है। ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी पीएम मोदी या दूसरे लीडर के बारे में उंगली उठा सकते हैं, लेकिन डॉक्टर एस जयशंकर जी के अगेंस्ट में कुछ भी नहीं बोल सकते। कारण है नॉट ओनली उनकी क्वालिफिकेशन, बल्कि उनके ज्ञान का सही उपयोग और उनका दबंग एटीट्यूड। हमारे देश में एक और बहुत ही सम्मानित और वेल एजुकेटेड पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी थे, बट उनकी एक कमजोरी थी। ही लुक्ड टिमिड। अंदर से वो जितने भी स्ट्रॉन्ग क्यों न हो, बट बाहर से उनके वॉइस और उनके बॉडी लैंग्वेज में एक डरा हुआ इंसान दिखता था। एज फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने देश में 1990s में एक रिवॉल्यूशन लाया था, जिसका बेनिफिट हम आज तक उठा रहे हैं। बट डॉक्टर मनमोहन सिंह में एक लीडरशिप क्वालिटी की कमी थी, जो कि डॉक्टर एस जयशंकर जी पूरा करते हैं। क्या आप जानते हैं हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और चाइना भी डॉक्टर एस जयशंकर जी की रिस्पेक्ट करते हैं? पर क्यों? इसका जवाब जानने के लिए आज का वीडियो अंत तक देखिए। डॉक्टर एस जयशंकर जी मॉडर्न हिंदुस्तान के फॉरेन पॉलिसी का सबसे प्रभावशाली आर्किटेक्ट बन के उभरे हैं। एक ऐसा डिप्लोमेट जिनकी कमिटमेंट, स्ट्रैटेजिक विजन और अटूट देशभक्ति ने हिंदुस्तान को ग्लोबल स्टेज का एक बुलंद हिस्सा बना दिया है। जटिल जियोपॉलिटिकल चुनौतियों का सामना करने से लेकर वर्ल्ड स्टेज पर हिंदुस्तान की आवाज को कॉन्फिडेंट और असर्टिव ढंग से प्रस्तुत करने तक डॉक्टर जयशंकर जी ने कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने अपने बातों और कामों से दुनिया को डंके की चोट पे बताया है कि अब हिंदुस्तान दूसरों के नियमों से नहीं चलेगा, बल्कि अपनी खुद की नियम बनाएगा। तो चलिए, कैसे एक नॉर्मल डिप्लोमेट हमारे देश के इतने चहेते एक्सटर्नल अफेयर्स फॉरेन मिनिस्टर बने। शुरू से शुरू करते हैं। पहला चैप्टर, अर्ली लाइफ। वैसे तो डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर जी की फैमिली तमिलनाडु से ओरिजिनली बिलोंग करते हैं, लेकिन काम के सिलसिले में उन्होंने दिल्ली शिफ्ट होना पड़ा और यहीं पर 9 जनवरी 1955 को जन्म हुआ डॉक्टर एस जयशंकर जी का। डॉक्टर जयशंकर जी का दबंग एटीट्यूड का कारण उनकी स्कूल भी हो सकती है। उन्होंने द एयर फोर्स स्कूल दिल्ली और बैंगलोर मिलिट्री स्कूल से शुरुआती पढ़ाई की है, और हम सबको पता है हमारे मिलिट्री स्कूल का अलग ही रुतबा होता है। उन्होंने सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से केमिस्ट्री में बैचलर्स किया, फिर जेएनयू से एमए इन पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस पे एमफिल और पीएचडी किया। क्या आप जानते हैं उनका स्पेशलाइजेशन न्यूक्लियर डिप्लोमेसी था? जयशंकर जी का एकेडमिक एक्सीलेंस तो बस एक जर्नी की शुरुआत थी। आगे जाकर जयशंकर जी ने दुनिया भर में हिंदुस्तान की होप्स और एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट किया विद द ब्लेंड ऑफ इंटेलेक्चुअल रिगर एंड इनडोमिनेटेबल विल टू सेफगार्ड इंडियाज इंटरेस्ट, जो इस वीडियो में हम आगे डिटेल्स में बताएंगे। 1977 में जयशंकर जी ने इंडियन फॉरेन सर्विसेज IFS ज्वाइन करके अपनी ऑफिशियल डिप्लोमेटिक कैरियर की शुरुआत की। अपने कैरियर के शुरुआती 20 सालों में उन्होंने हिंदुस्तान के अब्रॉड मिशंस के तहत कई देशों जैसे मॉस्को, श्रीलंका, बुडापेस्ट और जापान में अलग अलग पोजीशन पे काम करके अपने स्किल्स को और भी निखारा। अब टाइम आ चुका था कुछ बड़ा करने का, जो कि हम चैप्टर 2 द इंडिया US न्यूक्लियर डील अ डिप्लोमेटिक ट्रम्प पे देखेंगे। जयशंकर जी ने 2004 से 2007 तक वाशिंगटन में हिंदुस्तान के एम्बेसडर के तौर पर काम करते हुए हिंदुस्तान और यूएस के बीच सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट सक्सेसफुली साइन करवाने में बहुत बड़ी वो भूमिका निभाई, जो कि हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी।
लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। इसके पीछे जयशंकर जी ने काफ़ी मेहनत की। एक्चुअली बात यह थी कि उस टाइम पर यूएस नॉन प्रोलिफरेशन न्यूक्लियर वेपन्स के डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करने की वाली पॉलिसी को स्ट्रिक्टली फॉलो करता था, लेकिन हिंदुस्तान ने 1974 और 1998 में बिना नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी NPT साइन किए ही इस पॉलिसी के अगेंस्ट जाकर न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, जो उस नियम का उल्लंघन था। बेसिकली न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन एक ऐसा इंटरनेशनल टेरिटरी है जिसका काम है न्यूक्लियर वेपन्स के स्प्रेड को रोककर दुनिया में शांति कायम करना। लेकिन हिंदुस्तान ने उनके रूल को तोड़ा था, इसीलिए यूएस हिंदुस्तान के साथ न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन नहीं करना चाहता था। इसके अलावा कई लॉ मेकर्स और एडवोकेट्स भी इस डील के खिलाफ थे। हालांकि इतने सारे डिफिकल्ट्स के बावजूद डॉक्टर जयशंकर जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने ऐसा यूनिक स्ट्रेटजी बनाया कि यूएस को इस डील के लिए मानना ही पड़ा। असल में जयशंकर जी उस समय यूएस में इंडियन एम्बेसडर के रोल पे काम कर रहे थे और इसी रोल की वजह से उन्हें यूएस के पॉलिसी मेकर से बात करने के उनके डील रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का मौका मिला था। जयशंकर जी ने पॉलिसी मेकर्स को समझाते हुए कहा कि इस डील के बाद से यूएस हिंदुस्तान रिलेशन और भी स्ट्रांग हो जाएंगे, जिससे टेररिज्म को भी अच्छे से काउंटर किया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुस्तान न्यूक्लियर वेपन्स का डिस्ट्रीब्यूशन बस अपने तक ही सीमित रखेगा। जयशंकर जी ने यह भी दावा किया कि हिंदुस्तान की एनर्जी नीड्स दिन प्रतिदिन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है और हिंदुस्तान अब फॉसिल फ्यूल्स यूज़ करके ग्लोबल एनवायरनमेंट की तबाही नहीं करना चाहता। इसीलिए अगर इस डील को साइन कर लिया गया तो ग्लोबल वार्मिंग को भी काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। और दोस्तों, कुछ इसी तरह ही हजारों कोशिशों के बाद फाइनली यूएस 2008 में न्यूक्लियर डील साइन करने के लिए रेडी हो गया। इस डील के बाद से हिंदुस्तान अब इंटरनेशनल मार्केट से न्यूक्लियर फ्यूल और टेक्नोलॉजी खरीद सकता है, जिससे हिंदुस्तान की फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंसी हटकर न्यूक्लियर फ्यूल पे आ गई है, जो एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत अच्छी साइन है। इस बड़ी जीत के बाद उनका पोस्टिंग सिंगापुर में हुआ, जहां जयशंकर जी अगले 2 साल तक एज हाई कमिश्नर काम किया। फिर अब देखते हैं उन्होंने कैसे इंडिया का सोवरेनिटी बचाया इन चैप्टर 3 द गार्डियन ऑफ इंडियन सोवरेनिटी। इसके बाद 2009 से 2013 तक जयशंकर जी ने चीन में भारत के एम्बेसडर के रूप में कार्य किया। इन 4 सालों के दौरान उन्होंने भारत चीन सीमा विवादों को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2012 में जब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी चीन दौरे पर आए थे, तो जयशंकर जी ने उनकी कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों से मुलाकात कराने में मदद की थी। ध्यान देने वाली बात यह है कि उस समय मोदी जी अभी ग्लोबल लीडर नहीं बने थे। यहाँ तक कि 2005 में अमेरिका ने उन्हें वीज़ा देने से भी मना कर दिया था। लेकिन एस जयशंकर जी के साथ बातचीत और समय बिताने के बाद मोदी जी उनके काम से इतने प्रभावित हुए थे कि बाद में उन्हें सरकार की एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इन 4 वर्षों के दौरान जयशंकर जी ने चीन के आंतरिक मामलों की बेखूबी समझ लिया था, जिससे बाद में भारत चीन के प्रमुख विवादों को सुलझाने में भी मदद मिली। उदाहरण के तौर पर 2017 का डोकलम विवाद देखा जा सकता है। इस समय चीन डोकलम क्षेत्र में सड़क निर्माण करना चाहता था, लेकिन भारतीय सेना ने इसे रोक दिया। डोकलम एक त्रिकोणीय क्षेत्र है जहां भारत, भूटान और चीन की सीमाएं मिलती है। अगर चीन वहां सड़क बना लेता तो भूटान की कुछ जमीन उसके कब्जे में आ जाती और साथ ही भारत का चिकन नेक कहने वाले सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर खतरा मंडराता। इस कॉरिडोर को खोने का मतलब था पूरे नॉर्थ ईस्ट स्टेट से कट जाना। भारत अपनी जमीन का 1 इंच भी किसी को नहीं दे सकता। इस गंभीर मुद्दे को हल करने के लिए जयशंकर जी ने ट्राइलैटरल डिप्लोमेसी कंडक्ट का सहारा लिया। उन्होंने भूटान और चीन के अधिकारियों के साथ बातचीत की और भूटान की जमीन की सुरक्षा का आश्वासन भी दिया। जयशंकर जी की कूटनीति से प्रभावित होकर एक चीन के अधिकारी ने कहा कि वो एक डिप्लोमेट की तरह नहीं बल्कि एक सोल्जर या एक सैनिक की तरह बातचीत करते हैं। जयशंकर जी की इन्हीं कोशिशों के कारण चीन ने अपने सेना को पीछे हटाया और डोकलम क्षेत्र में सड़क निर्माण रोक दिया। यहाँ जयशंकर जी की नेगोशिएशन स्किल्स की सराहना खुद हमारे विरोधी देश की सेना ने की और यह केवल उनकी नहीं बल्कि पूरे भारत की जीत थी। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, कुत्ते की पूंछ चाहे जितने भी समय एक सीधी रखने की कोशिश करे वो टेढ़ी ही रहती है। उसी तरह चाइना भी
अपने हरकतों से बाज नहीं आता। 2020 में एक बार फिर से एक वायलेंट बॉर्डर विवाद हुआ जिसका नाम हम लद्दाख बॉर्डर टेंशन के नाम से जानते हैं। जून 2020 में चाइनीज आर्मी ने लद्दाख की गलवान वैली में घुसपैठ कर इंडियन आर्मी पर हमला किया। इस वायलेंट बैटल में दोनों तरफ से कई सैनिकों ने अपनी जान गंवाई। इस गंभीर स्थिति को संभालने के लिए जयशंकर जी फिर से आगे आए। इस बार उन्होंने सीधा चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी से बातचीत की और उन्हें एक 5 पॉइंट एग्रीमेंट पर सहमत किया। इस समझौते में यह स्पष्ट किया कि चाइना अब तक हुए सभी इंडो चाइनीज एग्रीमेंट और प्रोटोकॉल्स का पालन करेगा और भविष्य में किसी भी बॉर्डर टेंशन को बातचीत के माध्यम से सुलझाएगा, ना कि आक्रामकता से। जयशंकर जी ने इसे सिर्फ यहीं तक ही सीमित नहीं रखा, उन्होंने इस मुद्दे को इंटरनेशनल फोरम पर भी उठाया, जिससे इंटरनेशनल सपोर्ट मिला और स्थिति को शांत करने में मदद हुई। जयशंकर जी के इन प्रयासों के बदौलत 2021 में चाइना ने LAC के पास से अपनी सेना को वापस बुला लिया। अब देखते हैं चैप्टर 4, इंडिया ऑन द ग्लोबल स्टेज फ्रॉम नॉन अलाइंड टू सेल्फ रिलायंट। अब दोस्तों अगर थोड़ी पीछे जाएं तो 2014 के जनरल इलेक्शन में बीजेपी ने बड़ी मेजोरिटी से जीत हासिल की और नरेंद्र मोदी भारत के प्राइम मिनिस्टर बने। जैसे कि हमें पहले बताया, डॉक्टर एस जयशंकर मोदी जी के नजरों में आ चुके थे और इसी वजह से प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद मोदी जी ने उन्हें US से भारत बुला लिया। भारत लौटने पर जयशंकर जी को अगले 2 साल के लिए फॉरेन सेक्रेटरी का पद दिया गया और उनके बेहतरीन काम को देखकर उनका कार्यकाल एक और साल बढ़ा दिया गया, यानी 2015 से 2018 तक जयशंकर जी फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के रूप में काम किया। इन 3 सालों में उन्होंने US, रूस और जापान जैसे ताकतवर देशों के साथ रिश्ते मजबूत किए और देश के हित में कई अहम पॉलिसियां बनाई। हालांकि उन नीतियों का श्रेय उन्हें नहीं बल्कि उस समय हमारे फॉरेन मिनिस्टर को दिया गया, क्योंकि वो ही सामने आकर इन पॉलिसी की मार्केटिंग करते थे। फॉरेन सेक्रेटरी का कार्यकाल खत्म होने के बाद जयशंकर जी को टाटा ग्रुप्स की ओर से ग्लोबल कॉर्पोरेट ऑफिसर्स के प्रेसिडेंट का ऑफर मिला। यहाँ भी उन्होंने कंपनी के लिए बड़े काम किए। फिर 2019 में जनरल इलेक्शन हुए जिसमें बीजेपी ने फिर से फुल मेजोरिटी से जीत हासिल की और नरेंद्र मोदी दोबारा प्राइम मिनिस्टर बने। इस जीत के बाद मोदी जी ने डॉक्टर जयशंकर जी को गुजरात से टिकट दिलवाया और उन्हें भारत का फॉरेन मिनिस्टर बना दिया। ये सब बिना किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड के, सिर्फ उनके काबिलियत के दम पर हुआ। अपने 5 साल के फॉरेन मिनिस्टर के कार्यकाल में जयशंकर जी ने कई प्रभावशाली नीतियां बनाई जिनमें भारत की छवि ग्लोबल स्टेज पर पूरी तरह से बदल दी। 2019 से 2024 के बीच जयशंकर जी की असली क्षमता सामने आई और इसी समय पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री ने भी उनकी तारीफ की। अब उन्होंने कब और क्यों तारीफ की, यह जानने के लिए पहले हमें समझना होगा कि 70 साल से चल रहे कश्मीर विवाद का कैसे जयशंकर जी ने अपनी रणनीति से हल करने में भारत सरकार की पूरी मदद की। चलो समझाते हैं कैसे डॉक्टर जयशंकर जी ने आर्टिकल 370 हटाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। असल में जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाना इंडियन गवर्नमेंट के लिए एक बड़ा चैलेंज था, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर काफी प्रेशर था। ऐसे में जयशंकर जी ने सुपर पावर देशों के सामने अपना पॉइंट क्लियर और स्ट्रांगली रखते हुए कहा कि कश्मीर हिंदुस्तान का इंटरनल मैटर है और इसमें कोई बाहरी दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। जब उन्होंने इन देशों को कन्विंस कर लिया तब सरकार ने आर्टिकल 370 हटा दिया और इसके बाद न तो कश्मीर में कोई बड़ा दंगा हुआ और न ही कोई इंटरनेशनल आउटरीच। अब बात करते हैं कि कब और कैसे पाकिस्तान के फॉर्मर पीएम ने डॉक्टर जयशंकर जी की तारीफ की। दरअसल 24 फरवरी 2022 को जब रशिया ने यूक्रेन को अटैक किया तो ये कोई साधारण अटैक नहीं था। इंटरनेशनल मीडिया ने इसे वर्ल्ड वार 2 के बाद यूरोप में होने वाली सबसे बड़ी अटैक बताया। इस हमले के बाद यूएस ने रशिया पर कड़े सैंक्शंस लगा दी, जिसका मतलब यह था कि कोई भी देश अगर रशिया से व्यवसाय करेगा तो उसे यूएस से रिश्ते बिगाड़ने पड़ेंगे। यूएस के इस फैसले के बाद दुनिया भर में ऑयल की कीमत आसमान छूने लगी, क्योंकि रशिया दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर है। इसके चलते महंगाई भी बढ़ने लगी। इसी बढ़ती महंगाई को कंट्रोल में रखने के लिए हिंदुस्तान ने एक समझदारी भरा कदम उठाया। जयशंकर जी ने यह सुनिश्चित किया कि हिंदुस्तान इस कॉन्फ्लिक्ट में न्यूट्रल रहे, न रशिया के खिलाफ जाए और न ही किसी के समर्थन में। इससे हिंदुस्तान के रशिया और वेस्टर्न देशों के साथ अच्छे संबंध बने रहे।
जब यूएस ने रशिया के खिलाफ रेजोल्यूशन पास किया तब भी हिंदुस्तान ने वोटिंग से दूरी बनाई रखी। यह साबित हुआ कि हिंदुस्तान का डिप्लोमेटिक अप्रोच बेहद समझदारी से भरा था। इसके साथ ही ऑपरेशन गंगा के तहत जयशंकर जी ने 22,500 से अधिक इंडियन नागरिक को यूक्रेन से सुरक्षित निकाला और कुछ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को भी निकालने में मदद की। साथ ही न्यूट्रल स्टैंस के कारण हिंदुस्तान ने यूक्रेन को मेडिकल सप्लाई और आवश्यक सामान को भी भेजा, जिससे यह साफ हुआ कि हिंदुस्तान की मानवता अभी भी बरकरार है। रशिया पर सैंक्शन लगने के बावजूद हिंदुस्तान ने रशिया से ऑयल खरीदना जारी रखा। जब वेस्टर्न कंट्रीज ने इस पर सवाल उठाए तो जयशंकर जी ने साफ शब्दों में कहा कि हिंदुस्तान की बड़ी जनसंख्या को सस्ते ऑयल की जरूरत है ताकि महंगाई कंट्रोल में रहे। इसके बाद जयशंकर जी ने एक आइकॉनिक बयान दिया जो पूरे यूरोप को सीधा संदेश था। यूरोप हैज टू ग्रो आउट ऑफ दिस माइंडसेट दैट यूरोप्स प्रॉब्लम इज द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम और द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम आर नॉट यूरोप्स प्रॉब्लम। वीडियो के कुछ महीने बाद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी जयशंकर जी के इस बयान की सराहना की। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के विदेश मंत्री को कहा गया कि रूस से तेल न खरीदो, तो उन्होंने जवाब दिया, आप कौन होते हो हमें बताने वाले? यूरोप तो खरीदता ही है, हमारे लोगों की जरूरत है, हम भी खरीदेंगे। यही होता है एक स्वतंत्र देश। चैप्टर 5 वैक्सीन डिप्लोमेसी। कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान दुनिया को अनप्रेसिडेंटेड चैलेंजेस फेस करने पड़े। हेल्थ क्राइसिस, इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन और लॉजिस्टिक इशू के साथ वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन एक मेजर प्रॉब्लम बन गया था। एडवांस्ड हेल्थ केयर सिस्टम वाले कंट्री भी वैक्सीन सेक्योर करने में स्ट्रगल कर रहे थे और डेवलपिंग नेशंस को सीवियर शॉर्टेजेस का सामना करना पड़ रहा था। इस ग्लोबल सिचुएशन के कॉन्टेक्स्ट में डॉक्टर जयशंकर जी ने और इंडियन गवर्नमेंट ने वैक्सीन मैत्री विच मीन्स वैक्सीन फ्रेंडशिप इनिशिएटिव लॉन्च किया। इसका एम था कोविड-19 वैक्सीन को दुनिया के अलग अलग कंट्रीज तक पहुंचाना, जो हिंदुस्तान के ग्लोबल हेल्थ और सॉलिडेरिटी कमिटमेंट को रीइंफोर्स करता है। डॉक्टर जयशंकर जी के लीडरशिप में हिंदुस्तान ने वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक मैसिव एफर्ट कोऑर्डिनेट किया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII और भारत बायोटेक के थ्रू वैक्सीन प्रोडक्शन को रैंप अप किया और वैक्सीन को 70 से ज़्यादा कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया। ये इनिशिएटिव एक ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट के साथ साथ स्ट्रैटेजिक मूव भी था जो हिंदुस्तान के ग्लोबल टाइज को स्ट्रेंथन करता है। वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव ने हिंदुस्तान को बेनेवोलेंट ग्लोबल लीडर के रोल पे हाईलाइट किया। इस जेस्चर से हिंदुस्तान की इंटरनेशनल स्टैंडिंग एनहांस हुई। वैक्सीन प्रोवाइड करके हिंदुस्तान ने ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस को टैकल करने और गुडविल बिल्ड किया, डिप्लोमेटिक फ्रेंडशिप को स्ट्रेंथन किया। डॉक्टर जयशंकर जी ने वैक्सीन सप्लाईज के लिए क्रूशियल रोल प्ले किया। इस इनिशिएटिव में सेवरल कंट्रीज के साथ बायलैटरल एग्रीमेंट्स और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जैसे मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू सपोर्ट शामिल था। इस डिप्लोमेसी से हिंदुस्तान ने अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के नेशंस के साथ स्ट्रॉन्ग टाइज फोर्स किया, अपनी कैपेबिलिटी और विलिंगनेस टू कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल हेल्थ दिखाया। वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव को डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेवल पे वाइड स्प्रेड प्रेज मिली। ये हिंदुस्तान के ग्लोबल हेल्थ कमिटमेंट और क्राइसिस के दौरान लीडरशिप को हाईलाइट करता है। हिंदुस्तान को एक रिस्पॉन्सिबल और इन्फ्लुएंशियल ग्लोबल प्लेयर के रूप में रीइंफोर्स किया। डॉक्टर जयशंकर जी के वैक्सीन डिप्लोमेसी एफर्ट ने न सिर्फ कोविड-19 के स्प्रेड को कर्ब किया बल्कि हिंदुस्तान को ग्लोबल हेल्थ डिप्लोमेसी में एक की प्लेयर के रूप में प्रोजेक्ट किया। ये मूव हिंदुस्तान के इंटरनेशनल रिलेशंस और ग्लोबल स्टेज पर स्टैंडिंग पे लॉन्ग टर्म पॉजिटिव इफेक्ट्स डाल रहा है। और दोस्तों, इसी तरह एस जयशंकर जी ने अपने 5 साल के विदेश मंत्री के कार्यकाल में कुछ महत्वपूर्ण पॉलिसियां बनाकर भारत को इंटरनेशनल स्टेज पर एक नई पहचान दिलाई। यही वजह है कि आज वो भारत के सबसे प्रमुख फॉरेन मिनिस्टर के रूप में माने जाते हैं। मोदी जी ने तीसरे कार्यकाल में भी उन्हें यही पद दिया है। अब देखना होगा कि आगे जयशंकर जी क्या और नए कारनामे दिखाते हैं। डॉक्टर एस जयशंकर जी के योगदान सिर्फ डिप्लोमेसी तक ही सीमित नहीं है, वो असल में एक राष्ट्र निर्माण के बारे में है जो डीप सेंस ऑफ नेशनल प्राइड से भरा हुआ है। वो एक कॉन्फिडेंस से भरे हिंदुस्तान के टॉर्च बेयरर हैं जो दूसरों की मर्जी से नहीं चलता बल्कि अपने वैल्यूज और परंपराओं से प्रेरित होता है। जयशंकर जी का हिंदुस्तान के प्रति प्यार, इसके भविष्य को सुरक्षा करने की उनकी डेडिकेशन और कठिन ग्लोबल चैलेंज में राष्ट्र को इंस्पिरेशन देने का उनकी क्षमता, ये सभी गुण हर हिंदुस्तानी के लिए प्रेरणा का स्रोत है।
उनके हाथों में हिंदुस्तान की किस्मत सुरक्षित है। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया है कि हिंदुस्तान अब सिर्फ एक उभरती शक्ति नहीं बल्कि एक ऐसा राष्ट्र है जो तैयार है लीड करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए और सबसे बढ़कर अपने सम्मान की रक्षा करने के लिए किसी भी कीमत पर। जयशंकर जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान एक ताकत बन चुका है और हर हिंदुस्तानी के लिए ये गर्व का बड़ा कारण है। जय हिंद।